सो एज आई वाज इंट्रोड्यूस कि मैंने करीब 25-30 साल काम किया है और इंडस्ट्री में भी काम किया है और बाकी ICICI ग्रुप, ABN AMRO, ICICI सिक्योरिटीज़, PD ट्रस्ट ग्रुप के साथ मैं 10 साल कंप्लीट करने जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। तो हमने करीब एक म्यूचुअल फंड शुरू किया है 3 साल पहले और उसमें हम लोग मोस्टली अभी तक फिक्स इनकम कर रहे हैं और अभी हम लोग इक्विटी स्टार्ट करेंगे, हम उसके बारे में बताएंगे। तो अभी तक मार्केट में ग्रोथ हो रहा है और मार्केट परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रही है। अभी हम लोगों को लगता है कि शायद जैसे 99 में क्रैश हुआ था या 2008 में हुआ था, 2013 में हुआ था, 2018 में हुआ था, लगता है कि वैसा हो जाएगा। तो वी शुड टेक अ लुक एट द फंडामेंटल्स ऑल्सो एट टाइम्स और रिटेल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ रहा है, मार्केट की आउटलुक क्या है और थोड़ा बहुत अपने ग्रुप के बारे में, बिकॉज हम लोग जानते नहीं ग्रुप के बारे में, उसके लिए भी मैं चर्चा करूँगा। सो ग्रोथ स्टोरी अगर देखें हम तो ये कई बार लोग बात करते हैं कि हम क्या बबल टेरिटरी में हैं, मार्केट फ्रॉथी हो गया है, मार्केट क्या नीचे आएगा, क्या बहुत जोर से आएगा। तो आप अगर हम देखें कि लास्ट 20 सालों में द कंपाउंडेड GDP ग्रोथ हैज़ बीन ऑन अ नॉमिनल टर्म्स 12.21% और निफ्टी की जो अर्निंग्स है वो भी करीब 12.2% से 12.18% से ही ग्रो की है और जो मार्केट है वो 13.54% से ग्रो किया। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि एटलीस्ट लार्ज कैप निफ्टी लेवल पे कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया है मार्केट का, मार्केट अपने हद से आगे बढ़ गई है। देखिए क्या होता है कि जब मार्केट का मूड अच्छा होता है और बुलिश होता है, मार्केट में पैसा आ रहा होता है, तो ऐसा तो हो ही सकता है कि प्राइसेस पहले बढ़ जाएँ और फंडामेंटल्स बाद में आए। तो ये क्वाइट पॉसिबल है। कुछ जगह ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट भी हो जाता है, जो कहते हैं इरेशनल एक्सूबरेंस हो जाता है, लेकिन हमको जो ट्रैक करना है कि GDP अगर ग्रोथ है तो मार्केट तो परफॉर्म करेगा। इंडिया में हमने देखा है कि करीब कुछ फैक्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जो चेंज नहीं होने वाले इतनी ईजीली और जिसके कारण हमारा ग्रोथ हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे डेमोक्रेसी है। आज डेमोक्रेसी से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे कि अगर आप बॉडी से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि खाली एक मसल को हम एक राइट हैंड की मसल को डेवलप कर दें, पूरा सिस्टम डेवलप होता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, उसमें शायद थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आज हम जहाँ जिस मुकाम में पहुँच गए, आप देखिए कि आज UPI की जो पेमेंट्स हो रहे हैं, आज ही मैं देख रहा था एक अमेरिकन बैठा हुआ था CNBC में और वो बोल रहा था कि हम लोग तो बाकी की दुनिया अभी 10 साल पीछे रह गई है इंडिया से, in case for example of UPI payments, in case of penetration, for the case of आधार, जनधन योजना, या ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंडिया बाकी देशों के काफ़ी आगे निकल गया। डेमोग्राफिक्स की जो बात करें वो उतनी कम है, बिकॉज आज वर्किंग पॉपुलेशन में, बाकी चार्ट भी दिखाऊंगा आपको कि वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंडिया में वो नेक्स्ट 25 साल तक वर्किंग पॉपुलेशन में इजाफा होता रहेगा, लोग जुड़ते जाएंगे। अगर वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ती है तो उनकी आमदनी बढ़ती है, उनका कंजम्पशन बढ़ता है, उनकी सेविंग्स बढ़ती हैं, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी पॉजिटिव। बाकी जगह ग्रोथ नहीं है, बाकी जगह डी ग्रोथ है। तो ये जो एक एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर हम इसको बोलें, ये दुनिया के किसी बड़ी इकनॉमी में नहीं है और ये हमें दिख रहा है कि ये 25 साल तक ही होता रहेगा। और डी रेगुलेशन जो इंडिया ने किया है, पहले क्या था कि गवर्नमेंट सब कुछ करना चाहती थी खुद, अब प्राइवेट सेक्टर में आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि कैपिटल एलोकेशन बेटर हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, कस्टमर सर्विस बढ़ रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। और आज आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की सर्विसेज भी हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर को टक्कर दे रही हैं, शायद उनसे बेहतर भी हो गई है। तो कंपटीशन, डीरेगुलेशन से जो माहौल बनता है, जो इकोसिस्टम बनता है, वो सस्टेनेबल होता है और वो काफ़ी उसकी जो मल्टीप्लायर इफेक्ट्स आते हैं वो बहुत दिन तक चलते हैं। कुछ नए भी फैक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं जिससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। डिजिटाइजेशन इज़ वन, द काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन विच पीपल हैव। मुझे याद है 10-15 साल पहले मेरी वाइफ बोल रही थी कि भाई हमारी बॉम्बे में से हम बाई बोलते हैं, बाई के पास अकाउंट नहीं है तो उसको अकाउंट खुलवाना है। और मेरी वाइफ एक बैंकर थी, उसको भी काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे उसका अकाउंट खुलवाने के लिए। आज सबके पास अकाउंट है। आज मैं अपने ड्राइवर को, अपने जो घर में काम करते हैं, सबको मैं UPI से पेमेंट करता हूँ। आज एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। आज मुझे याद है 20 साल पहले, 15 साल पहले अगर आउटस्टेशन चेक आता था तो 15-20 दिन लग जाते थे, पता नहीं चलता था कब क्लियर होगा, पता ही नहीं चलता था हमें। ऑल दोज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ नाउ। उससे कितनी एफिशिएंसी बढ़ती है, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का।
आज उस पर बहुत बहुत फ़र्क पड़ा है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जैसा हमने देखा कि बिकॉज ऑफ कोविड चाइना में सबकी सप्लाई चेंज थी। आई थिंक 95% ऑफ व्हाट यूएस कंज्यूम्स इज़ फ्रॉम चाइना। आई थिंक वो भी चेंज हो गया है, वो चेंज हो रहा है, उसका फ़ायदा इंडिया को डेफिनेटली आएगा। आज रिस्क कैपिटल है। आज पहले अगर आपके पास अगर 25 साल पहले कोई आइडिया भी थी बिज़नेस के लिए, आपके पास कैपिटल नहीं था। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कैपिटल प्रोवाइड करती है, प्राइवेट रिस्क टेकर्स आर ऑल्सो देयर, तो कैपिटल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इंडिया का डेट जीडीपी कम है बाकी कंट्रीज़ के तुलना, जो हाउस होल्ड डेट है वो भी थोड़ा कम है, तो वहाँ भी स्कोप है। तो ऐसे काफ़ी सारे ड्राइवर्स हैं जो फ्यूचर में भी ग्रोथ की तरफ इंडिया को प्रोत्साहित करेंगे। अगर हम वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो 25 साल तक हमारा पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा और 2050 में जाके तो शायद थोड़ा कम होगा, बट ये अभी नेक्स्ट जनरेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोक्रिएटिव हैं, तो उससे भी मालूम पड़ेगा कि इसके बाद क्या होगा। हाउस होल्ड इनकम भी बढ़ती रहेगी, ये लास्ट 10 ईयर्स का ग्रोथ है, इसके बाद भी काफ़ी बढ़ावा आएगा। और जो हाउस होल्ड इनकम से जो मिड इनकम और हाई इनकम के जो हाउस होल्ड्स हैं उसमें काफ़ी इजाफा होने वाला है, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है। एंड दिस इज़ द ट्रेंड विच विल नॉट चेंज वेरी इजीली। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीब 12% की ग्रोथ से बढ़ी है, जैसा कि हमने देखा जीडीपी भी 12% बढ़ी है, प्रॉफिट्स भी 12% बढ़े हैं, तो इंडस्ट्री भी 12% के आसपास बढ़ी है और उसमें इक्विटी फंड का जो बढ़ाव है वो 30% का है। नाउ उसके कारण क्या हुआ है कि ऑलमोस्ट 65% एसेट्स, 70% एसेट्स आर नाउ इक्विटी लिंक्ड। मंथली एसआईपी के कंट्रीब्यूशन बढ़े हैं, जैसा कि राजीव ने बताया कि एसआईपी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और एनजे ने बहुत काम किया है एसआईपी पे। सो यू नो एसआईपी अगर इंक्रीज़ करते हैं तो उससे काफ़ी स्टेडी इनकम मिलती है और इन्वेस्टर्स को भी बहुत फ़ायदा होता है। जो इंडिया की जीडीपी की रैंक है दुनिया में कंपैरेटिव अगर हम देखें तो जो आज से 25 साल पहले इंडिया 13वें स्थान पे था, कंट्रीज़ लाइक ब्राज़ील, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये सब हमसे आगे थे। आज ये उम्मीद है कि 4 साल में इंडिया विल बी थर्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड फॉर आवर ग्रोथ। अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में इंडिया का जो ग्रोथ है, अभी नेक्स्ट ईयर की बात करें अगर शॉर्ट टर्म सोचें तो नेक्स्ट ईयर का ग्रोथ बड़ी इकनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। तो जहाँ वर्ल्ड एक्सपेक्ट कर रहा है कि 4% ग्रो करेगा, हम लोग एक्सपेक्ट करें हम 7.5% ग्रो करेंगे। एंड दिस इज़ रियल ग्रोथ। हमारा इन्फ्लेशन जो एक शो स्टॉपर हो सकता है, मूड स्पॉइलर हो सकता है, वो कंट्रोल में है और ये उम्मीद है कि कंट्रोल में रहेगा। हमारी फिस्कल प्रूडेंस, गवर्नमेंट की जो बैलेंस शीट है वो इम्प्रूव हो रही है। बोरोइंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हो जाएगी। यूएस में भी मैक्रो डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस स्ट्रेंथ के पीछे एक दो कारण हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बेसिकली क्या हुआ है कि एक ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स ने 2008 के बाद बहुत पैसा छापा है और वो पैसा अभी बहुत बढ़ गया है। अबाउट कंबाइंड बैलेंस शीट ऑफ सेंट्रल बैंकर्स इज ऑलमोस्ट लाइक $21 ट्रिलियन। और जब तक वो पैसा दुनिया में है और बहुत जल्दी अगर कम नहीं होगा तब तक वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से बढ़े रहेंगे। तो आई थिंक एक फैक्टर वो भी हमें देखना चाहिए कि ग्लोबल बैलेंस शीट्स ऑफ सेंट्रल बैंकर्स कितनी है। अगर वहाँ पे ग्लोबल लिक्विडिटी स्क्वीज आएगी तब मार्केट में एक रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी रहेगी जो शायद थोड़ा लंबा चले। और दूसरा एक और फैक्टर है जो मार्केट्स अभी इग्नोर कर रहे हैं, वो है कि भाई जो जियोपॉलिटिकल रिस्क है रसिया यूक्रेन में या फिर इजराइल गाज़ा में, वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दे हैव द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग स्लाइटली लार्ज, सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग वी शुड लुक एट। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के वैल्यूएशंस हैं वो कंपैरेटिवली काफ़ी बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे अपने को एसेट एलोकेशन के माध्यम से हम लोगों को इसको कंट्रोल करना चाहिए। और हो सकता है कि भाई इन्वेस्टर बोले कि भाई मेरे को स्मॉल कैप में 70% का रिटर्न आया था लास्ट ईयर, मेरे को स्मॉल कैप में भी एलोकेशन बढ़ाना है। तो आप अगर मना करेंगे तो शायद वो इन्वेस्टर आपसे आपको छोड़ के कहीं और इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा। तो आप मना मत कीजिए, बट आप उसको बोलिए कि ये एक्सेप्शन है, ये 6 महीने के लिए हम लोग उसमें डालते हैं और इसको हम मॉनिटर करते हैं और इसके बाद मॉनिटर करने के बाद 6 महीने बाद इसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे। तो एक एसेट एलोकेशन प्लान आप पहले इन्वेस्टर के साथ डिसाइड कर लीजिए कि क्या हमारा एसेट एलोकेशन होना चाहिए और उससे स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी कंट्रोल में रहेगी, रिटर्न तो अपने आप आ जाएगा।
अगर इंडिया में ग्रोथ होगा तो रिटर्न तो आ ही जाएगा। तो ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है अपने को देखना। अब कि मैं अगर ट्रस्ट ग्रुप के बारे में आपको बताऊं तो ट्रस्ट ग्रुप, और मैं अपने एएमसी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ट्रस्ट ग्रुप 22 साल पुराना ग्रुप है। इट हैज़ बीन प्रमोटेड बाय उत्पल सेठ एंड नीपा सेठ। उत्पल सेठ इज़ रैंक होल्डिंग गोल्ड मेडलिस्ट इन CFA। ये करीब 22-23 साल से राकेश झुंझुनवाला के पार्टनर रह चुके हैं और रेयर इंटरप्राइजेज जो हैं उनके CEO हैं। ये थोड़े लो प्रोफाइल है, इसलिए मेरे को आपको बताना पड़ रहा है। राकेश जी डोमिनेंट पार्टनर थे, और इन टर्म्स ऑफ साइज़, इन टर्म्स ऑफ वॉइस, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड तो वो अग्रेसिव थे। उत्पल सेठ बैकग्राउंड में काम करना चाहते हैं, एंड बट दे हैव बीन पार्टनर्स फॉर लास्ट 22 years एंड दे हैव आइडेंटिफाइड स्टॉक्स एंड दे हैव बिलीव्ड दैट इंडिया इज़ अ अल्फा मार्केट एंड दे हैव इन्वेस्टेड इन अल्फा कंपनीज। उनकी वाइफ नीपा सेठ, शी इज़ अ रैंक होल्डिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो ट्रस्ट ग्रुप चलाती हैं, और ट्रस्ट ग्रुप डेट में काफ़ी काम करता है। जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनको हेल्प करता है बॉन्ड्स रेज करने में, और इनमें इनकी लीडरशिप पोजीशन है काफ़ी हद तक। लास्ट 5-10 सालों से टॉप 5 में है। बाकी जो हैं वो बड़े बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, और बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं बिकॉज ऑफ इनोवेशन एंड बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट वी हैव कम आउट विद। जो ये अभी इनोवेशन और डिफरेंशिएशन की जो ग्रुप में एक ट्रेडिशन है और हमारा DNA है, ये हमने अपने डेट फंड्स में भी, जब हमने डेट फंड स्टार्ट किया तब उसमें भी किया था, और हमने क्रिसिल के साथ टाई अप किया। जैसे 250 अगर कंपनीज अगर AAA रेटेड हैं तो मोस्ट लाइकली हम 50-60 कंपनी में ही हमारा यूनिवर्स होगा, और वो 250 कंपनी से हम कुछ स्टेबल फैक्टर्स बना के उसमें हम उसको फ़िल्टर करते हैं, और क्रिसिल हमें वो यूनिवर्स देता है जिससे कि हम डेट में इन्वेस्ट करें। हमने क्रिसिल से एक नए रकम के इंडाइसेस भी बनवाए जो ब्रॉड बेस्ड थे। अभी तक जो इंडेक्सेस थे फिक्स इनकम में वो लिक्विडिटी बेस्ड हैं, जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो ज़्यादा वेटेज मिलता है। लेकिन हमारे ख्याल से ये मानना था, वो ग्लोबली भी देखा गया था कि जिसके बॉन्ड्स ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है उसका ज़्यादा वेटेज होता है इंडेक्स में, और हमने ऐसे ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स बनाए हैं। और फिर सेबी से हमने मशवरा करके म्यूचुअल फंड्स को ये करवाया है कि आप सेकंड इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड तरीका हमारा काम करने का, और ये हम इक्विटी में भी दिखाएंगे आपको। अब हम एक 2-3 चीज़ें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा NFO आने वाला है। तो एक तो हमने जब एनिमल्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं बुल्स और बेयर्स की। तो अब हमने एक नया टर्म यूज़ किया है गोरिल्ला का। तो अभी थोड़े दिन बाद होपफुली आप सोशल मीडिया पे या फिर टीवी पे भी देखेंगे, हमारे ऐड्स आएंगे। तो हम लोग अपना फ्लेक्सी कैप लॉन्च कर रहे हैं, और मुझे ये हमेशा जानना था कि भाई आप उत्पल सेठ को मैं पूछता था कि आप लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे आप ऐसी कंपनीज खरीदते हैं, टाइटन जैसी कंपनीज 30 रुपये में खरीदते हैं। अगर 30 का 90 हो जाता है तो हम तो बेच देते हैं, लेकिन आप 90 पे और ख़रीद लेते हैं। फिर 90 से 300 हो जाता है तो हम तो बेच देते हैं, अगर रहता है हमारे पास तो आप फिर और ख़रीद लेते हैं, फिर आप 900 पे भी ख़रीद लेते हैं, और फिर आप होल्ड भी करते हैं। तो ऐसा आप क्या देखते हैं जो हम नॉर्मल इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं देख सकते? तो उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है, और उसको मैं 2-3 स्लाइड आपको दिखाऊंगा मैं आपको। तो एक तो उन्होंने बताया कि भाई टर्मिनल वैल्यू देखना चाहिए आपको, कि एक जो हम अज्यूम करते हैं कि 2-3 साल का हम व्यू लेते हैं, आप लंबा सोचो। आप सोचो कि कंपनी का ट्रू पोटेंशियल क्या है, क्या ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। टर्मिनल वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं, तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट बेटर होगा। मैंने कहा अच्छी बात है, इससे आप क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि आप फुल पोटेंशियल ऑफ द कंपनी को आप पकड़ सकते हैं। ओके, तो क्या देखना चाहिए, टर्मिनल वैल्यू कैसे डिसाइड करें? तो उन्होंने 3 चीज़ें बताई हमको। एक तो मेगा ट्रेंड, जो मेगा ट्रेंड है आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपका काम आधा आसान हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में हम देखें तो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रही है। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि अगर हम सेविंग करते हैं तो हमको रिटर्न पे इतना ध्यान नहीं रहता है, हमारा ध्यान रहता है कि हमारा प्रिंसिपल कम नहीं होना चाहिए। आप 20 साल पहले, अगेन मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, पहले लोग सेविंग करते थे गोल्ड में, FDs में, रिकरिंग डिपॉजिट्स में, घर खरीद लेते थे, लेकिन अपना कैपिटल लॉस नहीं करना चाहते थे। लगता था कि भाई इक्विटी मार्केट तो गैम्बलर्स मार्केट है। तो आप मेगा ट्रेंड समझिए। अगर ये मेगा ट्रेंड आप समझ लिया आपने, तो आप ये सोचिए कि ये मेगा ट्रेंड नेक्स्ट 10-20 सालों में बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
तो नए इन्वेस्टर्स आएंगे, सेविंग्स की जगह इन्वेस्टमेंट पे ध्यान होगा, तो जो कंपनीज़ है, जो लिस्टेड कंपनीज़ है, उनको फ़ायदा हो सकता है। आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, बट अगर आप एएमसी के स्टॉक्स खरीदते हैं, कैम्स का स्टॉक खरीदते हैं, ब्रोकर्स का स्टॉक खरीदते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्टॉक खरीदते हैं, दीज आर ऑल लिंक्ड विद फाइनेंशियल सिलेक्शन ऑफ सेविंग्स। तो अभी सपोज कीजिए ऐसा एक आपको ट्रेंड समझ में आ गया जो आपने देखा, ऑब्जर्व किया, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है, तो उसमें कैसे डिसाइड करें आप कौन सा कंपनी खरीदना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल लीडरशिप कैसी है, बिकॉज इवेंचुअली तो कंपनी अपने लीडर्स के थ्रू ही, उनके डायरेक्शन और एक्शंस के थ्रू ही कैप्चर करेगी अपॉर्चुनिटीज़ को। तो उनकी सक्सेशन प्लानिंग है क्या, हाउ मेनी बिजनेस साइकिल्स दे हैव गॉन थ्रू, उनको एक हंगर है क्या, ग्रोथ के लिए हंगर है क्या, उनमें विजडम है क्या, ये सब आपको देखना है। आपको देखना है कि भाई कैपिटल एलोकेशन कैसे करते हैं, टाइम कैसे एलोकेट करते हैं, किस चीज़ पे फोकस करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी है क्या, प्रॉफिट अगर है तो स्केल कर सकते हैं क्या, अगर स्केल कर सकते हैं तो कितने साल के लिए स्केल कर सकते हैं आपको ये सब देखना है। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, आजकल इंटैंजिबल्स के कारण वैल्यूएशन आती है, वैल्यूएशन टैंजिबल एसेट्स पे नहीं आती है। आपके पास कितनी फैक्ट्रीज है वो ज़माना गया। आपको मैं अगर पूछता हूँ कि आपने इस महीने किसी अमेरिकन कंपनी को पैसा दिया है अपने पॉकेट से निकाल के, यहाँ बैठे बैठे दिया है, नेटफ्लिक्स को दिया है, अमेज़ॉन को दिया है, फेसबुक को दिया है, इंस्टाग्राम को दिया है, ट्विटर को दिया है, ऊबर को दिया है। ऐसे हम लोग 15-20 कंपनी खोज सकते हैं जो आपसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा SIP करवा रही है, ठीक है, वहाँ बैठे बैठे। क्या उनके एसेट्स हैं यहाँ पे? उनके एसेट्स नहीं है। उनको क्या समझ में आता है आपकी क्या ज़रूरत है, उनका क्या ब्रांड, कितनी ब्रांड लॉयल्टी है, ये आप देखें अगर, तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स आज चेंज हो गया है। 90% US की जो कंपनीज़ है, देयर वैल्यूएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द इंटैंजिबल्स। आपको ये देखना है कि जो मेगा ट्रेंड में जो कंपनी की लीडरशिप अच्छी है वो इंटैंजिबल एसेट्स कम कर रही है कि बढ़ा रही है, ब्रांड लॉयल्टी ऊपर जा रही है कि कम हो रही है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ गई है कि कम हो गई है। ये देखेंगे तो शायद आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंपनियां बहुत अच्छी करेंगी आगे जाकर। तो ये कुछ हम लोगों ने अपने जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है उसमें बिल्डिंग किया है। नाउ ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करते हैं कंपनीज़ की तो अपना इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स हम बनाएंगे तो हम ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, ग्रोथ कंपनीज़ ही रहेंगी। और मेरे ख्याल से 40-50 स्टॉक्स रहेंगे, 40 से 60 स्टॉक्स रहेंगे हमारे पोर्टफोलियो में। और जो हमारे इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिहिर वोरा है, मिहिर वोरा ऑलमोस्ट विल बी कंप्लीटिंग 30 ईयर्स इन इन्वेस्टमेंट्स। आप लोग में जो टीवी देखते हैं या लिंक्डइन या ट्विटर पे रहते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं मिहिर वोरा को देखा होगा। ही इज़ अ प्रोलिफिक ओपिनियन गिवर एंड रेस्पेक्टेड नेम इन इन्वेस्टमेंट्स। इसके पहले ही वॉज इन मैक्स लाइफ, ही हैड अ 1.3 लाख करोड़ कॉर्पस देयर वेयर ही वॉज इन्वेस्टिंग in not only fixed income equities but also direct real estate, InvITs, REITs, private equity. Akash Mangani हमारा fund manager है, again very exciting prospect for the industry. इसका ELSS was a very top performing fund for the many years in Boy AXA. फिर he started a 7,000 crore mid cap fund for ICICI Pru Life और उसने हम लोगों को अभी ज्वाइन किया। मैं एक ये लास्ट चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि एसेट एलोकेशन, ये मेरा, दिस इज़ माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है ये कि एसेट एलोकेशन किसी भी फैमिली के लिए फॉर स्टेबिलिटी एंड फॉर ग्रोथ 50 से 60% फिक्स्ड इनकम में होना चाहिए। अब फिक्स्ड इनकम का ये मतलब नहीं है कि आपके पास लिक्विड फंड है, कि शॉर्ट टर्म फंड है, कि इनकम फंड है। ये हो सकता है कि बैंक डिपॉजिट्स में हो, इंश्योरेंस में हो सकता है, बॉन्ड्स में हो सकता है, बट जहाँ से रेगुलर इनकम आती रहती है, जहाँ पे कैपिटल पे बहुत ज़्यादा लॉस होने का प्रॉब्लम नहीं है। सो इवन इफ द इक्विटी मार्केट्स वर टू टैंक बाई 50% तो उनकी आमदनी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, या सेंटिमेंट ख़राब हो जाएगा, टेंशन होगा, बट सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड देन 40% शुड बी इन रिस्क टेकिंग। आई मीन दिस इज पर्सनली माई ओपिनियन, पीपल विल हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड ये तो होता ही रहेगा। और 40 में भी 25% लार्ज कैप्स में होना चाहिए, बिकॉज 80% ऑफ द प्रॉफिट्स आर जनरेटेड बाय लार्ज कैप्स ओनली। तो जहाँ रिलायबिलिटी, वॉलेटिलिटी, ड्यूरेबिलिटी का है, वहाँ पे डेफिनेटली लार्ज कैप्स में आपको ध्यान देना चाहिए। तो बचता क्या है, 15% बचता है बिटवीन स्मॉल एंड मिड कैप्स।
लेकिन अगर किसी को अभी बहुत चाह है कि भाई मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, मेरे को अपने एसेट एलोकेशन से हटना है, तो आप जाने दीजिए, लेकिन हर 6 महीने में एक बार बात कीजिए इसके बारे में, ट्राई टू रीबैलेंस इट एंड दिस विल यू नो व्हाट राजीव वाज सेइंग, इट विल इंक्रीज द एन एंड द पी। तो आर पे फोकस नहीं करके एसेट एलोकेशन पे अगर हम बात करें, दैट विल बी अ फ्रूटफुल डिस्कशन, बिकॉज कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर, कोई भी एडवाइज़र, कोई भी फंड मैनेजर ये नहीं बोल सकता कि मैंने हाईएस्ट रिटर्न दिया है। जितना भी आप अच्छा करें, कोई ना कोई तो होगा जिसका रिटर्न बेटर होगा, कोई ना कोई फंड तो होगा जिसमें रिटर्न बेटर आया होगा। तो हमेशा क्वेश्चन इसी पे रहेगा कि आप उस फंड पे क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, आपने ये वाला फंड क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, इस स्कीम में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। तो ये क्वेश्चन ये खाली आप फेस नहीं करते, ये हर आदमी फेस करता है। जो आप डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आप एक HNI से बात करते हैं, मैं कंपनी के प्रमोटर से मिलता हूँ, वो भी ऐसे ही बात करता है। जो ग्रीड एंड फियर है, इसको कंट्रोल करना है, इसको एक दायरे में रखना है, सो दैट वी डोंट गो ओवरबोर्ड। I think that is all I wanted to say. So, you know, if some of you might not have empaneled with us, there's a barcode, you can just, you know, quickly empanel with us. I don't want to take more time today. Thank you so much for calling me, Alpa ji.